नमस्कार साथियों, मैं भागचंद चौधरी ईशाला पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम ईओआरओ के सिलेबस के अनुसार का जो पहला टॉपिक है, प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं, इसके कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और वो जो 30 प्रश्न है बहुत ही मौलिक प्रश्न है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो उसमें जो राजस्थान की जो 4 भौतिक विभाग है उसमें से हम दो दो के प्रश्न देखते हैं। तो आज आपको थार का मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते हैं आज के जो प्रश्न है उनको। यहाँ पर पहला प्रश्न है, झालावाड़ से बीकानेर सीधी सरल रेखा में यात्रा करने पर राजस्थान के भौतिक विभाग का क्रम कौन सा मिलेगा। भूगोल में दिशाओं पर आधारित प्रश्न बनने की काफी संभावना होती है। यहां पर लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अगर झालावाड़ से अगर वो झालावाड़ से बीकानेर तक यानी कि एक सीधी सरल रेखा में यात्रा करता है तो राजस्थान के कौन कौन से भौतिक विभाग उसको एक क्रम से मिलेंगे। तो देखिए, झालावाड़ यहाँ है, इस जगह पर ये पूरा झालावाड़ है, ठीक। और अगर कोई व्यक्ति, और यहाँ बीकानेर, ये बीकानेर, अगर कोई व्यक्ति यहां से इधर के लिए अगर सीधी सरल रेखा में यात्रा करता है, लिखा हुआ झालावाड़ से बीकानेर, अगर वो सीधी सरल रेखा में यात्रा करता है तो राजस्थान के कौन से भौतिक विभाग का क्रम मिलेगा, उस क्रम को मैं बताना है। तो हम सबको पता है कि यहाँ पर हाड़ौती का पठार है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हाड़ौती शॉर्ट में। इसके बाद में अगर हम चलते हैं तो इधर ये पूरा पूर्वी मैदान आता है, पूर्वी मैदान के बाद में यहाँ अगर हम देखते हैं तो अरावली पर्वतमाला आती है इस प्रकार से, ये अरावली पर्वतमाला, और उसके बाद में आ जाता है थार का मरुस्थल, ये आ जाएगी अरावली। तो कुल मिलाकर के क्रम क्या मिलेगा, पहले हाड़ौती, फिर उसके बाद पूर्वी मैदान, उसके बाद में अरावली पर्वतमाला और उसके बाद में थार का मरुस्थल, ठीक है। ये 1 2 3 और 4, तो ये इनका क्रम मिलने वाला है। तो सबसे पहले हाड़ौती पठार, उसके बाद में पूर्वी मैदान, उसके बाद आगे बढ़ने पर अरावली और लास्ट बीकानेर थार का मरुस्थल। तो कुल मिलाकर के इसका पहला वाला जो क्रम है वो सही होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। अगर इसी प्रश्न को उल्टा पूछ लिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति बीकानेर से यहाँ बीकानेर से झालावाड़ अगर वो उल्टी दिशा में यात्रा करता है, ठीक है, अगर उसकी दिशा बदल दी जाए, अगर कोई व्यक्ति बीकानेर से झालावाड़ की तरफ एक सीधी सरल रेखा में यात्रा करता है तो कौन सा मिलेगा, तब फिर उसको पहले थार का मरुस्थल, उसके बाद अरावली, इसके बाद पूर्वी मैदान और सबसे अंत में उसको हाड़ौती का पठार यहाँ पर मिलने वाला है। तो दिशाओं पर आधारित काफी सारे प्रश्न बनते हैं, तो इनको हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के कुल कितने भौतिक विभाग है, भौतिक विभाग की संख्या कितनी है, ठीक है। अभी हमने किया था, यहाँ पर एक बार और मैं आपको बना करके बता देता हूँ। यहाँ पर हमें ये अरावली पर्वतमाला मिलती है इस प्रकार से, ये अरावली पर्वतमाला हो जाएगी। इधर हमें हाड़ौती का पठार मिलता है, ये हाड़ौती का पठार हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर पूर्वी मैदान है, इसको हम कुछ डॉट के द्वारा दिखा देते हैं, ठीक है। ये थार का मरुस्थल है, ठीक? तो 1 2 3 और 4 संख्या के हिसाब से बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, तो ऑप्शन ए सही होगा। हमारे जो भौतिक विभाग है उनकी संख्या 4 है। आगे बढ़ते हैं, थार के मरुस्थल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं और देखना है उनमें से कौन कौन से सही हो सकते हैं, क्योंकि आजकल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जामिनर आपको एक ही प्रश्न में 3-4 फैक्ट आपसे जानने की कोशिश करता है। तो पहला इसमें जो है वो है, थार मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल को वर्ग में मापा जाता है, वर्ग इकाई के रूप में, तो यहाँ पर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है। थार मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। तो देखिए, सबसे पहला थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, ये बात भी सही है। और ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है, यानी कि विश्व में जितने भी गर्म मरुस्थल है उनमें सर्वाधिक लोग यहाँ पर निवास करते हैं, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है।
ये प्राचीन टेथिस सागर का अवशेष इसको माना जाता है, तो ये बात भी सही है। भूगर्भ शास्त्री इस बात को मानते हैं कि पहले कभी जहां आज थार का मरुस्थल है वहां पर पहले टेथिस सागर था, और उसके बाद में कारणवश उसका जो पानी है ये वो सूख गया वो जगह, उसके कुछ अवशेष आज भी वहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये टेथिस सागर के अवशेष के रूप में, जैसे कि वहां पर पाई जाने वाली जो खारे पानी की झीलें हैं वो इसके अवशेष के रूप में मानी जाती है, तो ये बात भी सही है। तो कुल मिलाकर के तीनों कथन सत्य हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि सभी सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन कीजिए। थार मरुस्थल सहारा मरुस्थल का पूर्वी विस्तार माना जाता है, बिल्कुल सही है। सहारा मरुस्थल से जो अफ्रीका में है, उस सहारा मरुस्थल से अगर आप पूर्व की दिशा की ओर चलते हैं तो अरब कंट्री आते हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इन सभी देशों में हम देखते हैं तो मरुस्थल का विस्तार है। वही आगे बढ़ते हैं तो भारत से विभाजित हुआ पाकिस्तान, और आगे आने पर रेड क्लिफ रेखा को पार करने पर राजस्थान का बड़ा भाग, जहां पर आपको थार मरुस्थल मिलता है। तो कुल मिलाकर के पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, उस मरुस्थल से अगर आप पूर्व दिशा की ओर बढ़ोगे तो आगे बढ़ते हुए क्रम में ही ये सारे मरुस्थल लगभग मिलते हैं। और इसलिए कुछ जो विद्वान है वो ये भी मानते हैं कि सहारा मरुस्थल का पूर्वी विस्तार ही थार का मरुस्थल माना जाता है, तो ये बात यहाँ से सही है। अगला प्रश्न है, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा थार मरुस्थल को शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल में बांटती है, तो बिल्कुल सही है। उस 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इधर, और ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ से एक रेखा गुजरती है, उसका है 50 सेंटीमीटर। तो ये दो महत्वपूर्ण समवर्षा रेखा है। समवर्षा रेखा से सीधा सीधा तात्पर्य देखिए, सम ये नहीं होता है समान, और वर्षा यानी कि वर्षा, ठीक है, यानी कि ये काल्पनिक रेखाएं होती है जिनको हम मानचित्र में बनाते हैं। जिन स्थानों पर समान समान वर्षा होती है उन स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा जो कि मानचित्र में बनाई जाती है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा, उसको हम समवर्षा रेखा कहते हैं। तो ये जो रेखा है, ये 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है, ये इस राजस्थान को, यहाँ पर जो थार का मरुस्थल है, इसको दो भाग में बांटती है। एक हो जाएगा, सॉरी, इधर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा शुष्क मरुस्थल, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये हो जाएगा अर्ध शुष्क। तो कुल मिलाकर के इसको दो भाग में बांटती है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, तो ये बात भी सही हो जाएगी। अगला है, ये राजस्थान के लगभग 2/3 भाग पर फैला हुआ है, यानी कि कौन, थार का मरुस्थल। थार का जो मरुस्थल है, इसके अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो वो राजस्थान के लगभग 61.11% भाग पर है। को राउंड फिगर में भी अगर आप कन्वर्ट करो तो वो 61% होता है। 2/3 भाग का मतलब है कि किसी भी चीज के आप 3 बराबर टुकड़े करो, उसमें से 2 ले लो, यानी कि अगर पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल को अगर हम 100 मान लें, इसके 3 बराबर हिस्से करें तो एक हिस्सा लगभग 33.33 का होगा। तो इसी प्रकार से अगर दो हिस्सों को जोड़ दो, ठीक है, तो वो कितने होंगे, तो 33 और 33 एक और जोड़ दो, तो ये लगभग हो जाता है 66.66, ठीक है। 2/3 की अगर हम बात करें तो 2/3 भाग कितना हो जाएगा, 66.66, और थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 61.11 है, इसके आसपास ही है, 5% के आसपास कम है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि लगभग, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या राजस्थान का जो थार के मरुस्थल के बारे में जो कथन थे, क्या ये राजस्थान के लगभग 2/3 भाग पर, यानी कि थार के मरुस्थल की बात हो रही है, तो क्या ये 2/3 भाग पर, लगभग 2/3 भाग पर फैला हुआ है, तो ये बात भी सही है, और तो ये कथन सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। देखिए जहां पर भी उष्ण मरुस्थल होते हैं वहां पर जो वनस्पति पाई जाती है उसको हम मरुद्भिद वनस्पति कहते हैं।
मरुद्भिद वनस्पति, और इंग्लिश में इसे जीरोफाइट कहा जाता है। ठीक है, स्पेलिंग इसकी XEROPHITE इस प्रकार से, तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। ये वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर जल की मात्रा कम उपलब्ध हो पाती है। तो इस विशेष ये जो वनस्पति है इसकी विशेषता होती है कि इसमें पत्ते बहुत ही छोटे होते हैं, कई बार पत्ते होते भी नहीं है, छाल इसकी मोटी होती है। इस वनस्पति में जड़ें जो है वो लंबी होती है। तो थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है, ठीक है, उस वनस्पति में सभी में यही विशेषता मिलती है। तो यहाँ पर जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो ये बात भी सही है। तो कुल मिलाकर के हमारे सारे कथन सही है, ए सही है, बी सही है, ठीक है, और हमारा ऑप्शन सी और ये डी को ए और बी यहाँ पर लिख दिया, तो ये सारे कथन सही है। तो कुल मिलाकर के बात ये होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, सभी कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस भू आकृतिक प्रदेश में या किस भूभाग में मिलता है? देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है। देखिए, दो बातें हैं, एक होता है हम बात करते हैं प्रतिशत की, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, एक होता है जिसको हम कहते हैं जन घनत्व की। तो दोनों बातें अलग अलग है। प्रतिशत का मतलब है कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, कितने लोग उस पर्टिकुलर भौतिक विभाग में निवास करते हैं, जबकि जन घनत्व का मतलब ये होगा कि जैसे जन घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से निकाला जाता है, यानी कि एक ऐसा वर्ग बनाइए जिसकी प्रत्येक जो भुजा है वो 1 किलोमीटर की हो, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो कुल मिलाकर के इसकी चारों भुजाएं 1 किलोमीटर की होगी। और ये जो एरिया है, ये एरिया 1 वर्ग किलोमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो जन घनत्व एक अलग बात है जिसको हम प्रति इकाई के हिसाब से निकालते हैं, जैसे यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर दिखाया गया है, और प्रतिशत यानी कि कुल जनसंख्या का कितना भाग वहां पर निवास करता है, दोनों अलग अलग बातें हैं। सवाल हमसे ये पूछ रहा है जनसंख्या प्रतिशत यानी कि कुल अगर जनसंख्या को आप 100 मान लो तो उसमें से कितनी जनसंख्या किसी पर्टिकुलर भू आकृतिक विभाग में रहती है। यहाँ पर सवाल यह है कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत इस भू आकृतिक प्रदेश में, इस भू आकृतिक प्रदेश में, यानी कि जो 4 भौतिक विभाग है उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है। तो अगर थार के मरुस्थल की अगर हम बात करें तो यहाँ इसका एरिया है लगभग 61.11, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है, और यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है 40%। ठीक है, अरावली भाग में कम जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है, और यहाँ जो हाड़ौती का पठार यहाँ पर कम मिलती है। इसके बाद में आता है ये पूर्वी मैदान, ये जो पूर्वी मैदान है हमारा, इसका एरिया लगभग, इस वाले भाग का एरिया जो लगभग यानी कि पूर्वी मैदान का जो क्षेत्र है वो है लगभग 23%, 23 पॉइंट समथिंग है, 23% के आसपास है पूर्वी मैदान का। और इस भाग में जो पूर्वी मैदान है इसमें 39% जनसंख्या निवास करती है। देखिए, थार के मरुस्थल में, थार में जनसंख्या निवास करती है कितनी, 40%, ठीक है, और पूर्वी मैदान में जनसंख्या निवास करती है 39%। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, अगर पूरे राजस्थान के हम बात करें कौन से भौतिक विभाग में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो सही उत्तर होगा थार का मरुस्थल। ठीक है, ये सही बात होगा। लेकिन अगर इसी चीज को हम देखना चाहें घनत्व के हिसाब से, तो देखिए इनके पास में तो थार का मरुस्थल जो है 61% भाग पर फैला हुआ है और 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। लेकिन पूर्वी मैदान की अगर हम बात करें तो इसका एरिया 23% है लेकिन जनसंख्या 39% रखता है, यानी कि क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज्यादा है, तो नेचुरल सी बात है कि वहां पर जनघनत्व ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 1 वर्ग किलोमीटर है, यहाँ पर अगर लोग 4 हैं, अगले वाले जनगणना वर्ष में अगर मान लीजिए वो बढ़कर के 6 हो गए, तो किसी क्षेत्र विशेष में अगर लोगों की संख्या बढ़ रही है तो जनघनत्व बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी यहाँ 61% एरिया और 40% जनसंख्या, यहाँ पर 23% एरिया और 39% जनसंख्या।
तो संख्या यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन घनत्व आपको कहाँ मिलेगा? पूर्वी मैदान में ज्यादा मिलेगा। तो दो यहाँ से अलग अलग बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। सर्वाधिक जनसंख्या थार के मरुस्थल में निवास करती है, लेकिन अगर जनघनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व पूर्वी मैदान में हमें मिलेगा। तो इसका सही उत्तर है वो होगा थार का मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? जो जिसके बारे में अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने चर्चा की थी। तो सर्वाधिक जनघनत्व की अगर बात आती है तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ मिलेगा? यहाँ पर हमारा जो पूर्वी मैदान है उसमें। तो पूर्वी मैदान यहाँ से सही होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिलेगा। और मैंने जानबूझ करके इस ऑप्शन को ऑप्शन डी में रखा है। इसके पीछे कारण ये है कि कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत जल्दीबाजी में सवाल को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। जो भी प्रश्न हमें पूछा जाता है उसकी भाषा पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक, अब जनघनत्व को हम ज्यादा दिमाग में नहीं रख पाते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है, हम समझते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है। जल्दीबाजी में हम कहते हैं कि हाँ, थार के मरुस्थल में जहाँ पर 61% भाग है, 40% जनसंख्या निवास करती है, तो यही होगा। जबकि नहीं, वहां पर सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, सर्वाधिक जनसंख्या रहती है वहां पर, प्रतिशत ज्यादा वहां पर है। लेकिन अगर घनत्व की बात होगी तो घनत्व कहाँ होगा? पूर्वी मैदान में। इसलिए प्रश्न को ठीक तरह से पढ़ के, क्या वो आपसे चीज पूछ रहा है उस बात को अंडरलाइन करके, उस पर राउंड मार्क करके और फिर उसके बाद में उत्तर दें, तो हमारा प्रश्न बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को शेष राजस्थान से विलग करती है या अलग करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा। देखिए यहाँ पर जो हमारा अरावली पर्वतमाला है, ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या किस चीज को ध्यान में रखना है। ये हमारा अरावली पर्वतमाला है। इस अरावली पर्वतमाला का जो पश्चिमी ढाल है, इसके सारे सारे एक समवर्षा रेखा गुजरती है और वो समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर की। कितने की है? 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। जैसा मैंने अभी बताया कि जिन स्थानों पर समान वर्षा होती है उनको मिलाकर के मानचित्र में खींची जाने वाली रेखा समवर्षा रेखा कहलाती है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मिलीमीटर, ठीक है। जनरली अधिकतर बुक्स में यही मिल रहा है, जहां पर भी समवर्षा रेखाओं को दिखाया जाता है तो 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बताया जाता है। लेकिन यहाँ एग्जामिनर ने दो प्रकार के टेस्ट हमारे ले लिए हैं, और वो क्या है? वो आपको मिलीमीटर में पूछ रहा है और आपको समवर्षा रेखा भी बताना है। यानी कि मैप में आपको उस समवर्षा रेखा को भी बताना है जो थार के मरुस्थल को शेष राजस्थान से अलग करती है, और साथ में उसको आपको मिलीमीटर में भी बताना है। तो ध्यान देना आप, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। स्केल होता है ना, हम सभी ने स्केल को बहुत काम में लिया है, और वो जो छोटा वाला स्केल हमारे पास में होता है उसमें 1 से 15 तक की काउंटिंग एक तरफ होती है और दूसरी तरफ उसमें 12 तक की काउंटिंग होती है। 1 से 15 तक की जो काउंटिंग होती है बड़े वाले स्केल में, जिसमें 1 से 30 तक की काउंटिंग होती है, 1 से 15 तक की काउंटिंग जिसमें है, इसका मतलब कि वो जो एक हिस्सा होता है वो सेंटीमीटर का है। उसमें अगर आप देखेंगे तो आप वहां पर देखेंगे जैसे कि ये 0 से शुरू होता है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 और 5 आने के बाद में थोड़ी सी बड़ी लाइन, उसके बाद में 6 7 8 9 और 10 के बाद में फिर से बड़ी लाइन, फिर यहाँ पर लिखा जाता है 1। ये पूरा 1 सेंटीमीटर का हिस्सा हुआ। इसमें अगर आप देखोगे कितनी लाइनें हैं तो 1 2 3 4, सॉरी ये एक इसमें ज्यादा हो गया, यहाँ पर ये 5। तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 और 10। तो कुल मिलाकर के इसके बीच में कितनी लाइनें हैं? तो ये लाइनें होती है 10, और ये 10 ही मिलीमीटर कहलाता है। यानी कि ये 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10 मिलीमीटर। अब आपको पता है कि 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान थार के मरुस्थल को शेष राजस्थान से अलग करती है। तो इस 50 को, जब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 50 को 10 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 500। 500 मिलीमीटर। तो हमारा उत्तर कहाँ मिलेगा? पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, और चौथा हमारा उत्तर है 500 मिलीमीटर, जो कि
सही होगा। स्कूल लेक्चरर 2015 की जो वैकेंसी हुई थी, जिसमें मैं खुद सेलेक्ट हुआ था, उसमें इसी प्रश्न को पूछा गया था और उसमें यही भाषा थी कि बस प्रश्न थोड़ा सा अलग था कि कितने मिलीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को दो असमान भागों में विभाजित करती है। तो ये 50 सेंटीमीटर, उसमें 50 सेंटीमीटर का था, लेकिन उसमें प्रश्न मिलीमीटर में पूछा गया। ठीक है, और वो 500 जो मिलीमीटर है वो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन था। मेरे कुछ दोस्त जो हालांकि सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन जल्दीबाजी में एग्जामिनर ऐसे में पहला जो ऑप्शन है वो वही देगा जिसमें आपको वो आपसे गलती करवाना चाहता है या वो आपके उतावलेपन को देखना चाहता है। तो पहला 50 सेंटीमीटर था और कुछ दोस्तों ने ये भी किया, जल्दीबाजी में 50 सेंटीमीटर कर दिया क्योंकि बहुत आसान सा प्रश्न लग रहा था, लेकिन पूछा गया था आपको मिलीमीटर में, तो प्रश्न कई बार में चकमा दे जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखें, आराम से प्रश्न को पढ़ें, चारों ऑप्शन पढ़ें और फिर उसके बाद में आप इसका उत्तर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, मिलीमीटर में पूछा जाए तो 500 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में अगर पूछा जाए तो 50 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा, जो कि थार को शेष राजस्थान के साथ में अलग करता है। इधर इस वाले पूरे भाग में आपको थार मरुस्थल का फैलाव मिलेगा, जो कि राजस्थान का 61% भाग है। ठीक है, और यहाँ पर अरावली, उसके बाद में यहाँ पर पूर्वी मैदान। ठीक है, ये दूसरा मान लेंगे, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा राजस्थान का भौतिक विभाग हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल यानी कि थार के मरुस्थल में कोपेन के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन साहब कई बार पूछे जाते हैं और आजकल एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे राजस्थान में अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के कोपेन के 4 वर्गीकरण हमें मिलते हैं, बहुत ही आसान से हैं वो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो इस प्रकार से एक मैप पे बनाया रखता है और यहाँ पर आपको मिलता है AW, लेकिन ये कैपिटल A है और स्मॉल w है, क्योंकि कोपेन जो है वो अपने जलवायु वर्गीकरण में विभिन्न संकेताक्षर काम में लेता है। कैपिटल का मतलब अलग होता है, स्मॉल जो लेटर होता है उसका अलग मतलब होता है, तो हमें इनको चेंज नहीं करना, ऐसे रहने देना। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो अरावली पर्वत है, इसको लेकर के फिर वो यहाँ पर 2 अलग अलग भाग में बांटता है, और वो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर वो बांटेगा, ये वाला जो होगा, जो बिल्कुल रेड क्लिफ रेखा के पास वाला भाग है, यहाँ पर हमें मिलता है BWHW। ठीक है, और यहाँ पर हमें मिलता है BSHW, यहाँ AW, और यहाँ पर हमें मिलता है CWG। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 4 हैं, कोपेन के अनुसार 4 वर्गीकरण मिलते हैं। यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल यानी कि थार के मरुस्थल में कोपेन के अनुसार किस प्रकार की जलवायु मिलती है। ठीक है, तो देखिए आप, ये थार का मरुस्थल है पूरा, इधर यहाँ तक ये वाला भाग जो मैंने बना दिया है, इसमें BWHW भी है और BSHW भी है। ये बिल्कुल जो उष्ण मरुस्थल है उनमें पाई जाने वाली जलवायु होती है BWHW। इसमें W 2 बार आ रहा है, लेकिन एक बार कैपिटल है, एक बार स्मॉल है। एक बार बड़ी संस्था का एक कोई एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन दोनों W को स्मॉल कर दिया गया था। अलग बात है, कोपेन अगर किसी शब्द को 2 बार काम में ले रहा है तो उन दोनों का अर्थ निश्चित रूप से अलग अलग है, संकेताक्षर उनके अलग अलग हैं। ठीक है, इस पर मैं एक अलग से क्लास रिकॉर्ड करूंगा और वो भी मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसमें इसको किस प्रकार से याद किया जा सकता है या कौन से अक्षर का क्या अर्थ है, इसको भी मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोनों है, BWHW भी है, BSHW भी है। ठीक है, AW है नहीं, तो कुल मिलाकर के A व B दोनों सही है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से बिल्कुल सही होगा। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में अगर यहाँ से आप देखना चाहो तो पूर्वी राजस्थान में हमें CWG मिल जाएगा और दक्षिणी राजस्थान जो है वहां पर AW मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के अधिकतर भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की बात फिर से की जा रही है, तो हम देखते हैं उत्तरी पश्चिमी देखिए, ये जो आपको दिया हुआ है एरिडोसोल्स, वर्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्फीसोल्स। ठीक है, इसमें एक और बच गया राजस्थान का मिट्टी का एक और प्रकार है जिसको हम एंटीसोल्स कहते हैं। तो राजस्थान की जो मिट्टी है उसका नवीन जो वर्गीकरण है उसमें ये 5 प्रकार आते हैं। ये कुल मिलाकर के
यूएसए का जो कृषि विभाग है उन्होंने लगभग 1991 या 90 के आसपास में मिट्टियों का एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, एक वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसको दुनिया के अधिकतर देशों ने जिसको स्वीकार किया। अगर वो जो वर्गीकरण है उसके हिसाब से अगर हम राजस्थान की मिट्टियों को यहाँ पर देखना चाहें तो ये 4 विभाग हैं। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा इसी से पकड़ा जा सकता है। एरिड, वैसे एरिड यानी क्या होता है, ARID, एरिड, एरिड यानी होता है शुष्क। तो बताइए राजस्थान के कौन से भाग में शुष्कता की संभावना ज्यादा है? पश्चिमी राजस्थान में। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो एरिडोसोल्स मिट्टी है, एरिडोसोल्स, वो पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। ठीक है, यहीं पर बात हो रही उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के अधिकतर भाग पर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो वहां पर एरिडोसोल्स मिट्टी यहाँ पर मिलने वाली है। इसके अलावा इसके कुछ भाग पर ये इंसेप्टिसोल भी मिलती है, ये भी हमें ध्यान में रखना है, लेकिन एरिडोसोल्स यहाँ पर ज्यादा मिलती है, तो अधिकतर भाग पर एरिडोसोल्स होगा, तो ये सही होगा। सॉरी, इंसेप्टिसोल मैंने आपको गलत बता दिया। ठीक है, एरिडोसोल्स इसके अधिकतर भाग पर मिलती है। ठीक है, जहां तक वर्टिसोल्स की बात आएगी तो ये वर्टिसोल्स जो मिट्टी है वो यहाँ पर मिलती है, जो पूर्वी भाग है यहाँ पर वर्टिसोल्स की मिलती है। ठीक है, काली मिट्टी जो होती है वो यहाँ पर मिलती है। अल्फीसोल्स की अगर बात होगी तो अल्फीसोल्स जो पूर्वी मैदान है, ठीक है, यहाँ पर अल्फीसोल्स, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी मिलती है। तो कुल मिलाकर के ये एक मिट्टियों का नवीन वर्गीकरण है जिनसे हम इन चीजों को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है थार के मरुस्थल का फैलाव लगभग कितने जिलों में पाया जाता है? तो बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है और ऑप्शन ए इसका सही होगा। लगभग 12 जिलों में इसका फैलाव है। ठीक है, नए जिले बनने की जो घोषणा हुई है बड़ी चर्चा में है, लेकिन ऑथेंटिक मैटर आने में, नई बुक्स छपने में, ठीक है, इस सारे जो जिले हैं इनको क्रियान्वित होने में, यहाँ पर जो व्यवस्था उसको क्रियान्वित होने में एक लंबा टाइम लगने वाला है। तो फिलहाल जो मैटर हमारे पास में है उसी से सवाल पूछे जाएंगे, बनते रहेंगे सवाल, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे। तो यहाँ से 12 जिलों पर विस्तार है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला, निम्न में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बालू का स्तूप का प्रकार की बात है, पश्चिमी राजस्थान में खूब पाए जाते हैं, तो ये पवनानुवर्ती भी होता है, बरखान भी होता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप भी होते हैं, लेकिन ये इंसेलबर्ग नहीं होते। इंसेलबर्ग जो है वो वायु जब किसी चट्टान के ऊपर मार करती है कंटिन्यू उसकी गति के द्वारा, तो उसके द्वारा वायु के घर्षण के द्वारा या अपर्दन के द्वारा, वायु की अपरदनात्मक शक्ति के द्वारा बनने वाली एक स्थलाकृति होती है जिसे हम इंसेलबर्ग कहते हैं। तारा के मरुस्थल में इस प्रकार के उदाहरण खूब मिलते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग बालू का स्तूपों से आच्छादित है? यानी कि कितने प्रतिशत भाग पर, जो थार का मरुस्थल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर बहुत सारे बालू का स्तूप मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 60% भाग बहुत अच्छे से बालू का स्तूपों से आच्छादित है। इस वाले भाग में बालू का स्तूप काफी सारे मिलते हैं, यानी कि पश्चिमी राजस्थान की बात मैं कर रहा हूं आपसे, थार मरुस्थल की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वायु की दिशा के समकोण पर, ठीक है, वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप कहलाते हैं। समकोण पर बनने वाले कौन से होते हैं? देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। एक होता है पवनानुवर्ती, पवनानुवर्ती अगर इस शब्द को आप तोड़ना चाहो तो ये हो जाएगा पवन और अनुवर्ती, यानी कि पवन का अनुव्रत करने वाले, पवन की दिशा के साथ में बनने वाले। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं? जैसे पवन अगर इधर चल रही है, इनकी बात कर रहा हूं पवनानुवर्ती की, पवन इधर चल रही है, ये इसकी डायरेक्शन है, तो ये बालू का स्तूप कुछ इस प्रकार से बनते हैं, यूं प्रकार से, इनकी पवन जिधर चल रही है उसकी दिशा के साथ साथ में बनने वाले होते हैं। जो पवन की दिशा के समकोण पर बनने हैं उसका तात्पर्य ये है, अगर पवन इस प्रकार से चलती है तो ये बालू का स्तूप हमें इस प्रकार से देखने को, ये जो बालू का स्तूप हो जाएगा। ठीक है, तो पवन यूं चलेगी, ये यूं बनेंगे, तो समकोण पर बने ना ये। ठीक है, तो समकोण पर बनने वाले कौन से हैं? ऑप्शन ए सही होगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। बरखान होगा नहीं, ए और बी दोनों हो नहीं सकता,
तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न है, वायु की दिशा के अनुरूप बनने वाले कौन से होते हैं? वायु की दिशा के अनुरूप बनने वाले, तो ये पवनानुवर्ती के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। इधर पवन चल रही है और इस प्रकार से जब बालू का स्तूप बनते हैं, ठीक है, तो उसको हम पवनानुवर्ती करते हैं। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये आजकल जो मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं, एक तरफ बालू का स्तूप दे दिया जाए, एक तरफ पवन की दिशा के बारे में बात की जाए, इनका मिलान कीजिए, ठीक है, इस आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें, अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार से, कि आपको जितना पढ़ाया जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाया जाए या जो बुक्स आप पढ़ते हैं, जो नोट्स आप पढ़ते हैं, उसी में से प्रश्न पूछे जाएं, कोई जरूरी नहीं है। प्रश्न कई बार ये होता है कि आपको उस चीज की समझ आपको विकसित करनी पड़ेगी, प्रश्न की भाषा बदल सकती है, लेकिन उस प्रश्न की जो मूल आत्मा होती है, उसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो वही रहता है। तो भाषा आप इसमें अगर बदल दी जाए तो कोई बात नहीं, हमें इस चीज को समझना है कि जो अनुप्रस्थ है वो कब बनते हैं, पवनानुवर्ती कब बनते हैं, और प्रश्न की भाषा भी चेंज कर दी जाए तो हम किसी भी प्रश्न को हल करने की स्थिति में रहें। ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेतीला शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले भी हमने चर्चा की थी, और ये इस प्रकार से होता है। ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है एक, ये 25 सेंटीमीटर की है, और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर की मिलती है, जिसके बारे में हमने अभी बात कर ही ली थी। तो ये 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है, ये जो रेतीला मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, इसको दो भाग में बांटती है। और वो दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ से? तो वो दो हो जाएंगे, देखिए ये तो हो जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के पश्चिम वाला जो भाग है वो हो जाएगा शुष्क, और इस 25 सेंटीमीटर की रेखा के पूर्व वाला लेकिन 50 के बीच का, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एरिया हुआ है, ये हो जाएगा अर्ध शुष्क। ठीक है, तो शुष्क और अर्ध शुष्क ये दो भाग में बांटने का प्रयास करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। ये समवर्षा रेखा रेतीले मरुस्थल को शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान में बांटती है। पुनः एक बार फिर से बताना चाहूंगा, अगर मिलीमीटर में आपको इसका उत्तर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 25 को 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 250 मिलीमीटर। तो अगर मिलीमीटर में पूछा जाता कितने मिलीमीटर की रेखा पश्चिमी मरुस्थल को शुष्क व अर्ध शुष्क में बांटती है, तो 250 मिलीमीटर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान बांगर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान बांगर किसको कहते हैं? तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, इसको शुष्क मरुस्थल कहते हैं। ये यहाँ पर हो जाएगी 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, और ये हमारा अर्ध शुष्क कहलाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये शुष्क मरुस्थल हो जाएगा। तो ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इसी का दूसरा नाम क्या है, राजस्थान बांगर। ठीक है, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल का ही दूसरा नाम राजस्थान बांगर है, तो ऑप्शन बी से सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्ध शुष्क मैदान के उपभाग कौन कौन से हैं? ठीक है, इनके उपभाग की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से उपभाग हैं? तो अभी मैंने बताया था, ये 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, और ये यहाँ पर बना लेते हैं 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। ठीक है, इसके बीच का जो भाग होता है, इसको देखिए आप, इसके चार इस प्रकार से विभाग अलग अलग हमें देखने को मिलेंगे। पहला जो है यहाँ पर, इसका नाम है, इसको हम कहते हैं घग्गर, है ना। इसको घग्गर बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा हम दक्षिण में आते हैं तो मिलेगा ये शेखावाटी, शेखावाटी निम्न भूमि, शेखावाटी निम्न प्रदेश, और ये हो जाएगा। के बाद में आते हैं तो मिलता है नागौरी उच्च भूमि, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा जिसका नाम है लूनी बेसिन। ठीक, तो अर्धशुष्क मैदान के उपभाग यहाँ पर पूछे हैं कि अर्धशुष्क मैदान जो है, जो कि 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखाओं के बीच का भाग है, थार के मरुस्थल का ही भाग है, जहां पर कोपेन के अनुसार जहां पर BSHW जलवायु पाई जाती है, अभी हमने बात भी की थी। यहाँ पर BSHW, अगर सवाल इस प्रकार से पूछा जाए कि अर्ध शुष्क मरुस्थली भाग में कोपेन का किस प्रकार का जलवायु प्रदेश मिलता है, या राजस्थान बांगर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, BSHW। ठीक है, इसी को 4 भाग में बांटा, चूंकि यहाँ पर घग्गर नदी प्रवाहित होती है तो घग्गर बेसिन के नाम से घग्गर बेसिन पड़ गया। बाद में आता है तो यहाँ पर सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी निम्न भूमि या शेखावाटी अंत प्रवाह का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर निकलने वाली जो छोटी नदियां हैं वो अपने जल को किसी सागर महासागर की ओर नहीं ले जाती, यहीं पर वो उनका जन्म होता है, यहीं पर वो विलुप्त हो जाती है, इसलिए वो अंत प्रवाह का क्षेत्र। उसके बाद में दक्षिण की ओर बढ़ने पर नागौरी उच्च भूमि, और उसके बाद में आ जाएगा लूनी बेसिन। ठीक है, इसके नाम से इसको जाना जाता है। तो ये 4 विभाग हो गए। तो देखिए लूनी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश और नागौरी उच्च भूमि और घग्गर प्रदेश, कुल मिलाकर के ये चारों सही है, और वो आपको ऑप्शन सी में मिलता है। ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गोडवाड़ प्रदेश के, गोडवाड़ या कुछ जगह पर ये गोडवार भी मिलता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। गोडवार, गोडवार प्रदेश के अन्य उपनाम से किसको जाना जाता है? क्या मरुस्थली को जाना जाता है, क्या लूनी बेसिन को जाना जाता है, क्या शेखावाटी प्रदेश है, या नागौरी उच्च भूमि है? तो इसका सही उत्तर होगा लूनी बेसिन, जिसको हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है, ये वाला जो है, जो लूनी बेसिन के नाम से, इसी लूनी बेसिन को ही हम इसके एक और नाम से, तो गोडवार प्रदेश के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है थार मरुस्थल के किस भाग को आंतरिक प्रवाह का मैदान के उपनाम से भी जाना जाता है? आंतरिक प्रवाह, ठीक है, तो अभी मैंने चर्चा की थी, जो शेखावाटी प्रदेश है, यहाँ पर नदियां, उनका नदियों का जन्म होता है, वहीं पर विलुप्त हो जाती है, किसी सागर या महासागर की ओर नहीं ले जाती। किसी भी क्षेत्र के जो प्रवाह किसी भी क्षेत्र का जो नदियां होती है वहां पर, या उसका अपवाह जो क्षेत्र होता है, उसको हम 2 भाग में बांट करके पढ़ते हैं, 2-3 भाग में। मान लीजिए किसी भी क्षेत्र की ओर, या राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से, या भारत के संदर्भ में अगर आप देखो, तो हम इसको 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। राजस्थान में पढ़ते हैं कि अरब सागर का अपवाह तंत्र, यानी कि वो नदियां जो अपने जल को अरब सागर की ओर ले जाती हैं, या बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, वे नदियां जो अपने जल को बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाती हैं, और वे नदियां जो अपने जल को ना अरब सागर की ओर, ना बंगाल की खाड़ी की ओर, ठीक है, बल्कि वहीं पर जन्म होता है, वहीं पर विलुप्त हो जाती है, वो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो शेखावाटी प्रदेश इसके लिए सही होगा। शेखावाटी प्रदेश में इस प्रकार की नदियां मिलती हैं। तो आंतरिक प्रवाह के मैदान का जो दूसरा नाम है वो शेखावाटी प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने के क्रम में अर्धशुष्क मैदान या मरुस्थल का उपविभाजन मिलेगा। अगर आप किधर से बढ़ रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, मानचित्र में उत्तर हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, उत्तर से आप दक्षिण की ओर बढ़ते हो, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, ये पश्चिम होता है इधर, और ये इधर पूर्व होता है। उत्तर से दक्षिण में बढ़ रहे हो तो जो अर्धशुष्क मैदान या मरुस्थल है, उसका उपविभाजन का क्रम क्या होगा? तो अभी देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने ये बनाया था, उसी से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये अर्धशुष्क मैदान के जो उपभाग थे, उनका एक क्रम था। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन है, वो सवाल क्या पूछ रहा था कि उत्तर से दक्षिण में अगर आप बढ़ते हो, तो उत्तर से दक्षिण में बढ़ने के क्रम में हमें पूछा था। तो उस उत्तर से दक्षिण में बढ़ते हो तो सबसे पहले आपको कौन मिलेगा, घग्गर, उसके बाद कौन मिलेगा, शेखावाटी, उसके बाद में, यानी कि शेखावाटी अंतर प्रवाह का क्षेत्र, उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि, और उसके बाद में आ जाएगा लूनी बेसिन
ठीक है, इसके नाम से। तो कुल मिलाकर के पहले घग्गर और लास्ट में लूनी, अगर पहले और लास्ट को आप पकड़ना चाहो तो देख लेते हैं उसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए पहले में लिखा हुआ घग्गर प्रदेश, उसके बाद में शेखावाटी प्रदेश, उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि, और उसके बाद में हो जाएगा लूनी बेसिन। पहले और लास्ट के हिसाब से जो मैंने आपको बताया था, तो ये बिल्कुल सही होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने के क्रम में ये सही होगा। अब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, प्रश्न मान लीजिए इसका उल्टा आ जाए कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने का क्रम क्या रहेगा, तो बहुत ही सामान्य सी बात है कि हम इसको क्रम को उल्टा कर लेंगे, यानी कि ये लूनी बेसिन यहाँ पर पहले आ जाएगा। ये आ गया, देखिए लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। उससे थोड़ा उत्तर में चलते हैं तो नागौरी उच्च भूमि, उससे उत्तर की ओर चलते हैं तो शेखावाटी प्रदेश, और सबसे उत्तर में अगर जाते हैं जो कि कुछ गंगानगर का भाग और अधिकतर हनुमानगढ़ का जो हिस्सा है वो घग्गर प्रदेश के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। अगर दक्षिण से उत्तर होता तो ऑप्शन बी को हम कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अरावली की दिशा राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, तो इधर से मिलती है ये इस प्रकार से अरावली की। अब आप इनको दिशाओं के आधार पर अगर बांट दो तो वो दिशाएं इस प्रकार से होंगी। ठीक है, देख लीजिए, इसको कर लेते हैं यूं, ये हो जाएगा उत्तर हमारा, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम, और ये हो जाएगा पूर्व। ठीक है, तो किधर से हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, इन दोनों के बीच में है ना, तो दक्षिण पश्चिम से किधर है, उत्तर पूर्व की ओर। तो पहली बात तो सही है, अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, या इसको उल्टा भी हम कर सकते हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। कुछ किताबों में ये भी मिला होता है, लेकिन ये दोनों बातें तो होगी नहीं, एक बात होगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो पहली बात सही है। दूसरा, अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है। लगभग ये गुजरात से लेकर के दिल्ली, रायसीना हिल्स जहाँ पर हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहां तक इसकी कुल लंबाई, यानी कि गुजरात का ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर के, और अगर हम दिल्ली तक जाएं तो कुल मिलाकर के इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई की अगर बात आए तो वो 550 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और अरावली विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है। देखिए 550 किलोमीटर राजस्थान में है। यहाँ पर एक चीज और ये भी पूछी जा सकती है, अगर आप इस 550 को 692 के हिसाब से अगर प्रतिशत निकालें तो ये 79 पॉइंट समथिंग आता है, 79.4 ऐसा करके कुछ आता है। तो आप इसको लगभग 80% भी कह सकते हो। तो इसके साथ में आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है, अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है राजस्थान में है, वो 550 किलोमीटर है, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला का लगभग 80% राजस्थान में है, या इसकी कुल लंबाई का 80% राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीन वलित पर्वत है। ठीक है, फॉर्मेशन के आधार पर किसी भी पर्वत का निर्माण किस प्रकार से होता है, भौतिक भूगोल में इसको पढ़ा जाता है, तो उसके आधार पर ये वलित पर्वतमाला है। वलित, इसके साथ में एक शब्द और आ सकता है, वलित को ही हम मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। तो वलित की जगह अगर मान लीजिए ये आ जाए, प्राचीन मोड़दार पर्वत है, तो भी ठीक होगा। इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द होगा, फोल्डेड माउंटेन होगा। तो आप अंग्रेजी वाला भी पढ़ लें, क्योंकि पेपर हमारा बाइलिंगुअल आता है, तो कहीं पर आपको दिक्कत है तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी वाले प्रश्न को भी देख लें, वहां पर एक ही शब्द आएगा, फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, वलित, या जैसे होता है ना कि पल पड़ना। ठीक है, किसी मान लीजिए कि नदियां अपने जल को किसी सागर में, महासागर में डालती है, तो वो अपने साथ में बहुत सारा अवसाद वहां पर ले जाकर के जमा करती है। अवसाद यानी कि नदी अपने साथ में जो मिट्टी, बजरी, गारा, कंकड़ पत्थर के छोटे टुकड़े लेके जाती है, उन सबको अवसाद कहते हैं, सेडिमेंट्स कहा जाता है। वो ले जाकर के सागर में, महासागर में जमा करती है उसकी तली में। और जब प्लेट संचलन होता है तो दो प्लेटों के बीच में जब वो मलबा या वो जो अवसाद जमे होते हैं सागर, महासागर के नीचे, उन्हीं में वलन पड़ते हैं, बल पड़ते हैं। ठीक है, और उसके द्वारा जो इस प्रकार से जिस माउंटेन का निर्माण होता है, इस प्रकार से मान लीजिए एक प्लेट इधर चल रही है, एक प्लेट इधर चल रही है, तो ये बीच वाला मलबा कहाँ जाएगा, नीचे तो जाने से रहा, तो वो बाहर की ओर बल पड़ के बाहर की ओर निकलता है। तो फॉर्मेशन के आधार पर ये वलित पर्वत है, और दुनिया के सबसे प्राचीनतम यानी कि ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है ये। तो ये ध्यान में रखना। तो चारों बातें यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अरावली के बारे में काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है,
और एक प्रश्न है, फैक्ट्स के आधार पर है, रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारूला पहाड़ का संबंध किससे है? प्रश्न पहले भी पूछा गया है, जालोर जिले से इनका संबंध है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला का उत्पत्ति काल कौन सा माना जाता है? ये जो पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया है, दुनिया में जितने भी पर्वत हैं वर्तमान में, उनको 4 अलग अलग पीरियड्स में, उनके निर्माण के आधार पर 4 अलग अलग पीरियड्स में इनको बांटा जाता है। और वो जो 4 पीरियड है वो मैंने ऑप्शन यहीं पर उसी हिसाब से लिखे हैं। सबसे पहला जो पर्वत निर्माण का काल था, या सबसे पुराना जो पर्वत निर्माण का काल था, वो प्री कैम्ब्रियन कहलाता है। दूसरा, उसके बाद में जो आता है उसको हम कैलेडोनियन कहते हैं। के बाद वाला जो काल था उसको हर्सिनियन कहते हैं, और उसके बाद वाला या सबसे बाद में जो पर्वत निर्माण का काल था उसको हम अल्पाइन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अरावली, अभी जस्ट पिछले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा कि दुनिया के प्राचीनतम वलित पर्वत हैं, तो प्राचीनतम के हिसाब से वो प्री कैम्ब्रियन युग में बने थे, इसलिए अरावली को प्री कैम्ब्रियन पर्वतमाला भी कहा जाता है। अरावली, इसके साथ साथ में यूएसए में एक पर्वतमाला है जो उस यूएसए के पूर्वी तट पर आपको मिलेगी, ठीक है, जिसका नाम है अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका और विशेष रूप से जो उसका बड़ा देश है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूएसए, उस यूएसए का जो अटलांटिक महासागर वाला जो तट है, यानी कि उसका पूर्वी तट है, उसके साथ में ये अपलेशियन पर्वतमाला मिलती है। यूएसए का जो पश्चिमी तट है उसके साथ में हमें रोकी पर्वतमाला मिलती है। रोकी पर्वतमाला अल्पाइन काल की है। अगर इस अल्पाइन काल के पर्वतों की हम बात करें तो इसमें बड़ा उदाहरण है हिमालय। ठीक है, इसके अलावा एक और है, यहाँ पर ले सकते हैं हम एंडीज। ठीक है, यूरोप में जो पर्वतमाला है उसमें आ जाएगा आल्प्स, दिनारिक आल्प्स। ठीक है, कोकेसस इसी में आ जाएंगे। ठीक है, और यूएसए में रॉकीज, रॉकी पर्वतमाला। ठीक है, ये सब अल्पाइन काल के, या जिसको हम नवीन वलित पर्वत कहते हैं। अरावली प्राचीन वलित पर्वत है और हिमालय नवीन वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। तो भारत दुनिया का ऐसा एक देश है जो पर्वतों के आधार पर अगर हम बात करें तो वो दुनिया के सबसे जो प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वतमाला, वो भी यहीं पर है, और दुनिया के वलित पर्वत, दुनिया के सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक हिमालय, वो भी हमारे यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से प्री कैम्ब्रियन काल उत्पत्ति के आधार पर है। और इसी के समकक्ष, अरावली के समकक्ष यूएसए का अपलेशियन पर्वत आता है। प्रश्न ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, तो हम ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला की तुलना की जाती है, जो अभी मैंने आपसे चर्चा की थी वही बात यहाँ पर दोबारा एक बार पूछी जा रही है, उसको देख लें। इसकी तुलना किससे की जा रही है? एटलस पर्वत से? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये एटलस पर्वत जो अफ्रीका महाद्वीप है, उस अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में पड़ता है, अटलांटिक महासागर के तट के साथ में। ठीक है, एटलस पर्वत वहां पर है। ग्रेट डिमांडिंग रेंज ये भी नहीं है। ये ग्रेट डिमांडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है उसके साथ में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया उसके बाद में जो पूर्वी भाग में जाते हैं हम, न्यूजीलैंड जिधर पड़ता है, ठीक है, उस पूर्वी तट के साथ में जो पर्वतमाला है उसको ग्रेट डिमांडिंग रेंज कहा जाता है। तो ये भी नहीं होगा, इससे भी तुलना नहीं की जाती है, क्योंकि ये तो नवीन वलित पर्वत है। एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका जो है, इस प्रकार से हम दक्षिण अमेरिका बनाते हैं ना, ये इस दक्षिण अमेरिका का ये वाला जो तट है, यानी कि दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट के सारे दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये दुनिया की सबसे लंबी सतत पर्वतमाला लंबाई के आधार पर। ऊंची पर्वतमाला की बात करें तो हिमालय आता है। तो ये नवीन वलित पर्वतमाला है एंडीज, और ये दक्षिण अमेरिका में, तो इससे भी नहीं की जाती है। इसकी जिसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी, ऑप्शन डी हमारा यहाँ से सही होगा। अरावली पर्वतमाला की तुलना यूएसए के अपलेशियन पर्वत के साथ में की जाती है, जो निर्माण युग के आधार पर इनके समकक्ष है। आगे बढ़ते हैं। बोहराट का पठार स्थित है, तो ये कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद जिले में है, और गोगुंदा जो कि उदयपुर में है। राजसमंद और उदयपुर जिलों के बीच में इसका फैलाव है, जिसको हम बोहराट का पठार कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, तो 25वें का ए सही होगा। अगला प्रश्न है, शेखावाटी निम्न पहाड़ियों के अंतर्गत शामिल भाग है। शेखावाटी निम्न पहाड़ियों में किस किस को शामिल किया जाता है?
तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे सीकर पहाड़ियाँ, बिल्कुल ये भी की जाती है। श्री माधोपुर पहाड़ियाँ ये भी हैं, ठीक है। रिंगस पहाड़ियाँ ये भी हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मारवाड़ के मैदान को, मारवाड़ का जो मैदान है इसको मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती हैं, बिल्कुल सही बात है। तारागढ़ मेरवाड़ा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है, बिल्कुल है, और लगभग इसकी 873 मीटर समुद्र के तल से, औसत समुद्र तल से। सभी जो ऊंचाइयां हैं वो समुद्र तल से मापी जाती है, क्योंकि समुद्र का तल जो है वो लगभग समतल होता है और वहीं से सारी ऊंचाइयों को मापा जाता है। तो मीन सी लेवल उसको कहा जाता है, यानी कि माध्य समुद्र तल। माध्य समुद्र तल भी इसलिए लेते हैं क्योंकि कभी ज्वार भाटा के समय, ज्वार के समय समुद्र का तल ऊपर होता है, भाटा के समय समुद्र का तल नीचे होता है, तो एक एवरेज माध्य समुद्र तल के हिसाब से वो लिया जाता है। तो इसकी जो तारागढ़ है इसकी ऊंचाई 873 मीटर है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी है, बिल्कुल ये बात भी सही है। नागपाड़ मेरवाड़ा पहाड़ियों का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। अजमेर से जब हम पुष्कर जाते हैं घाटी से होकर के, तो बीच में जो पहाड़ पड़ता है जिसका नाग की तरह का शेप है, उसी को नागपाड़ कहा जाता है, जहाँ से लूनी नदी का उद्गम भी होता है। तो ये भी इसका हिस्सा है, तो ऑप्शन ये यहाँ पर जो सी है वो भी सही होगा, ठीक है। और जो डी यहाँ पर कथन है वो क्या कहता है, मेरवाड़ा पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 550 मीटर है। एक फैक्ट है जिसको आपको याद करना है, बिल्कुल 550 मीटर, ये भी सही है। तो कौन कौन से सही हैं, तो सारे ही सही हैं, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ये 1 2 3 4 इसको किया जाना था, लेकिन एबीसीडी लिखा हुआ है, छोटी मोटी टाइपिंग की मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है, उम्मीद करता हूँ माफ कर देंगे आप, ठीक है। प्रश्नों का जो स्तर है काफी अच्छा बनाने की मैंने कोशिश की है, ताकि आपको मौलिक प्रश्न मिले और एक प्रश्न में आपको 3 4 फैक्ट एक बार में याद हो जाए, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, और जानकारी अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे, ठीक है, लाइक कर देंगे और एक कमेंट भी कर देंगे, ताकि मैं और किस टॉपिक पर आप इस प्रकार के क्वेश्चन चाहते हैं, ताकि मैं उन टॉपिक पर प्रश्न तैयार कर सकूं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनाच्छादन प्रक्रिया के अधिक प्रभाव के कारण अरावली पर्वत खालिस्तान दिया हुआ है के रूप में बचे हुए हैं। तो देखिए अनाच्छादन प्रक्रिया के आधार पर सबसे पहले ये देख लेते हैं अनाच्छादन क्या होता है। 2 प्रकार का होता है, एक जिसको हम कहते हैं अपक्षय, और एक हम पढ़ते हैं अपर्दन। ये दोनों, ये वाला अपक्षय और अपर्दन दोनों अनाच्छादन के भाग माने जाते हैं। यानी कि पहले कोई भी चट्टान अपनी ही जगह पर टूटती फूटती है, और उसके टूटने फूटने के अलग अलग भूगोल में काफी सारे इसके कारक होते हैं जिनको पढ़ा जाता है। जैसे कि वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा टूटा है, या भौतिक प्रक्रिया के द्वारा टूटा है, या जैविक प्रक्रम के द्वारा टूटा हुआ है, ठीक है। तो किसी भी चट्टान का अपनी जगह पर टूटना अपक्षय कहलाता है, और पानी के द्वारा बहाकर, इसके अलावा वायु के द्वारा उड़ाकर, या जीव जंतुओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वो अपर्दन कहलाता है। और दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, अनाच्छादन, अनाच्छादन प्रक्रम कहलाते हैं, डेन्यूडेशन इसको कहा जाता है। तो जब भी कोई पर्वतमाला या आंतरिक हलचल के बाद में जब धरातल पर कोई असमतल भाग ऊपर की ओर उठता है, तो उस पर अनाच्छादन प्रक्रम शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसमें दोनों चीजें होती है, अपक्षय और अपर्दन। तो इसके बाद में वापस वो जो पर्वतमाला जो धरातल से निकलती है, जिसका जन्म होता है, वो वापस घिसने लग जाती है, और वापस वो उसकी जो हाइट है वो कम होने लग जाती है, और लंबे समय के बाद में अवशेष मात्र वो बचती है। इसलिए इन प्रक्रम के बाद में जो अरावली पर्वतमाला है वो अवशिष्ट पर्वत, रेजिड्यूल पर्वत उनको कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत, या यहाँ पर हम इसको घर्षित पर्वत भी कह सकते हैं। घर्षित पर्वत ये भी उसमें आ सकता है। रेजिड्यूल उसको बोलते हैं, RESIDUAL, रेजिड्यूल माउंटेन इनको कहा जाता है, इंग्लिश में आपका ये लिखा होगा। तो अवशिष्ट पर्वतों के रूप में है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि अरावली पर्वतमाला, चूंकि इसके बारे में हम पढ़ते भी हैं, ये अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन या प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। ऐसा कहा जाता है कि ये कभी हिमालय से भी काफी ऊंचे थे,
लेकिन अनाच्छादन प्रक्रम के बाद यानी कि अपक्षय और अपरदन के बाद में इनकी हाइट बहुत कम होती गई और इतनी कम हो गई कि ये अब अवशेष मात्र बचे हैं। इसलिए अवशिष्ट पर्वत भी आता है इस प्रक्रिया के बाद में, और प्राचीन वलित पर्वत निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वो बात भी हमारी सही है। ठीक है, अलग अलग पर्वत होते हैं, ये सब पर्वतों के उदाहरण है। वलित पर्वत भी पर्वतों का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत होता है, अवशिष्ट पर्वत आता है, संग्रहित पर्वत होता है, पर्वतों के अलग अलग प्रकार है। तो इसमें ये आता है, तो इसमें अवशिष्ट पर्वत इसके बारे में सही होगा। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ये प्राचीन वलित पर्वत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वो 930 मीटर है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, कंफ्यूज आपको 920 करेगा। ठीक है, क्योंकि 920 को एक और जगह पर पढ़ते हैं और एक पर्वत चोटी है इसकी। ठीक है, और वो जो पर्वत चोटी है जिसका नाम है खो। ठीक है, इस खो की ऊंचाई है 920 मीटर। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, एक खेल होता है जिसका नाम है खो खो। ठीक है, खो खो, इस खो खो के गेम में 9 प्लेयर होते हैं, 2 प्लेयर एक्स्ट्रा खेलते हैं, 11। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे 9 प्लेयर 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, चोटी का नाम है खो, इससे याद कर लिया। ठीक है, तो खो जो चोटी है वो 920 मीटर ऊंचाई वाली है। लेकिन अगर इसकी एवरेज हाइट की हम बात करें, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 930 मीटर यहाँ पर सही होगा। ये दोनों ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न पर्वत चोटियों को उनके जिलों के साथ में इसका मिलान हमें करना है। जिलों के साथ में मिलान करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले है भेराज। ये जो भेराज है ये अलवर जिले में है। लगभग 792 मीटर ऊंचाई, मीटर में है, इनके ध्यान में रखना। 792 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, अलवर में है। ये जो खो है इसकी ऊंचाई के बारे में अभी मैंने आपको बताया था 920 मीटर। 930 हमने अरावली की औसत ऊंचाई पढ़ी थी। ये खो है वो है जयपुर में। ठीक है, उसके बाद में नाम आता है रघुनाथगढ़। इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ठीक है, और ये पड़ती है सीकर में। के बाद में है गुरु शिखर, कौन नहीं जानता इसको, ये ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, आबू पर्वतखंड का हिस्सा है, 1722 मीटर इसकी हाइट है। और कर्नल टोड ने संतों का शिखर कहा था। और भी इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। हिमालय पर्वत से नीलगिरी पर्वत के बीच की अगर हम देखें तो ये उसके बीच का जो भारत है, उस भारत में ये सर्वोच्च ऊंचाई वाली चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, तो यानी कि नीलगिरी पर्वत से लेकर के और हिमालय पर्वत के बीच की अगर बात करें तो सर्वोच्च ऊंचाई वाली चोटी है, संतों का शिखर इसको कर्नल टोड ने कहा था। और इसके अलावा सिरोही जिले में है, आबू पर्वत से ऊंचाई पर जाने पर है ये, तो सिरोही इसका सही होगा, ये हो जाएगा। तो इसको हम मिला लेंगे। देखिए आप, पहले का बी, तो पहले का बी यहाँ पर मिलेगा, दूसरे का ए तो दूसरे का ए यहाँ मिलेगा। ठीक है, तीसरे का डी, तीसरे का डी यहाँ मिलेगा, और चौथे का सी, चौथे का सी यहाँ मिलेगा। कुल मिलाकर के हमारा ऑप्शन ए यहाँ से सही होगा। बाकी के बारे में कोई चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग महान भारतीय जल विभाजक का हिस्सा है? देखिए, महान भारतीय जल विभाजक का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा अर्थ ये होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई ऊंचा उठा भाग, वो पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, कोई उच्च भूमि हो सकती है, जो वहां के जल को 2 दिशाओं में बांटता है। बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि किसी भी क्षेत्र विशेष का कोई भूभाग, कोई हिस्सा जो कि आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा भाग है। ठीक है, और वो उस क्षेत्र के जल को 2 या 3 अलग अलग दिशाओं में बांट देता है, उसको जल विभाजक कहा जाता है। जल को बांटने वाला जल विभाजक। अब जल कैसे? नदियों के माध्यम से, सरिताओं के माध्यम से प्रवाहित होता है, उसको 2 अलग अलग भाग में बांटने वाला जो होता है उसको हम जल विभाजक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि
इसको अगर मान लीजिए हम पर्वतमाला मान लें, यहाँ पर ये है इस प्रकार से, तो इधर से निकलने वाला, जब बारिश होगी तो इधर से निकलने वाला जल इधर जाएगा, ठीक है, इधर से निकलने वाला जल इधर चला जाएगा, तो ये जल विभाजक कहलाएगा। राजस्थान के संदर्भ में सवाल पूछा गया है कि कौन सा भौतिक विभाग है जो महान भारतीय जल विभाजक का हिस्सा है। ठीक है, नया प्रश्न है, तो देखते हैं इसको। पहले मैं आपको एक इंडिया की मैप से बताना चाहता हूं। यहाँ पर देखिए, इस मैप में आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं। और वो ये है, यहाँ से चलती है, देखिए आप, ये एक लाइन इस प्रकार से चल रही है, ये देखिए आप, ये इस प्रकार से आते हुए, और ये यहाँ जाती है इधर, ये इधर जाती है यूं, और इसके बाद में ये यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, और यहाँ चली जाती है। ये पूरे भारत का जल विभाजक है, ठीक है, इसलिए वहां पर महान भारतीय जल विभाजक उसको कहा है। देखिए यहाँ से चलता है, इधर से निकलने वाली नदियां, आगे जैसे इनकी बात करो आप, तो देखिए सबसे बड़ी नदी इधर सिंधु इधर प्रवाहित है। इधर आपको पता हो तो सतलुज नदी भी यहाँ से होकर के और इधर जाती है। उसके अलावा और भी सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, ये सारी नदियां निकल करके और वो इधर की ओर प्रवाहित होती है। इधर से हमारे घग्गर निकल करके वो भी इधर आती है, ठीक है। के बाद में ये इधर आ जाता है राजस्थान में, और इधर आप देखेंगे तो लूनी नदी निकल करके इधर आती है, लेकिन इधर से आप देखेंगे तो चंबल नदी इधर जाती है, यमुना इधर आती है, गंगा इधर आती है, उसकी सहायक नदियाँ प्रकार से चलती है। ये यमुना आगे आकर के गंगा में मिल जाती है, और भी इसमें गंडक, घाघरा, कोसी, इस प्रकार की नदियाँ आकर के गंगा में मिलती रहती है। फिर गंगा एक हुगली के रूप में यहाँ चली जाती है, ठीक है। एक इसकी शाखा जो कि बांग्लादेश में चली जाती है गंगा की, और वहीं पर उसको गंगा का जो दूसरा नाम है वो पद्मा यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। इधर यहाँ से इसलिए बढ़ता है क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, वो इधर से आकर के और यहाँ आके और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती है, और यहाँ आकर के फाइनली वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यहाँ से हुगली भी मिलती है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे ये इधर से निकलने वाली नदियाँ इधर जाती हैं, ठीक है। इधर से निकलने वाली, आप अगर पश्चिमी घाट में अगर देखेंगे तो पश्चिमी घाट की बहुत सारी नदियाँ हैं जो यहाँ पश्चिमी घाट से निकल करके अपने जल को बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाती है, इस प्रकार से, ठीक है। ये कावेरी इनकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ महानदी की बात करते हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर के ये जो रेखा है, जो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार फिर से, ये रेखा, ये भारत की नदियों को दो अलग अलग दिशाओं में बांटने का प्रयास करती है। यहाँ पर ये इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर आपको दो नदियाँ मिलेंगी। देखो दोनों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, वो दोनों नदियाँ कौन सी है। एक है जिसका नाम है नर्मदा, ये इधर आकर के, ये नर्मदा यहाँ आकर के अरब सागर में गिरती है। एक है जिसका नाम है ताप्ती या तापी, वो भी इधर आकर के गिरती है। यानी कि नर्मदा और तापी, जो कि लगभग मध्य भारत से निकलती है, लेकिन अपने जल को अरब सागर की ओर लाती है। जबकि ये नदी इधर से अपने जल को इधर लेके जा रही है, ये नदी यहाँ से निकल के ला रही है। ये ढाल के हिसाब से होता है, पानी हमेशा ढाल के हिसाब से बहता है। तो कुल मिलाकर के ये नर्मदा और तापी नदियां अरब सागर की ओर लाती है। तो यही वह रेखा है जो जल को दो भाग में बांटती है। अगर आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो ये राजस्थान की जैसे यहाँ बात आती है, तो ये राजस्थान, यहाँ से हम इसको बांटेंगे इस प्रकार से, यूं इधर, ठीक है, इधर। तो ये वाला जो हिस्सा है राजस्थान का, ये यहाँ पर कौन सा भौतिक विभाग पड़ता है इस प्रकार से, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो यहाँ पर हिस्सा कौन सा पड़ेगा, तो वो हिस्सा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो वो यहाँ आता है इस प्रकार से, इस प्रकार से आता है ये हिस्सा, ठीक है। और वो कौन सा है, अरावली पर्वतमाला। तो कुल मिलाकर के हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का एक ऐसा भौतिक विभाग है जो कि हमारे महान भारतीय जल विभाजक जो रेखा है का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से। इसको और भी हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इधर से चंबल प्रवाहित होती है, यहाँ जाकर के यमुना में मिल जाती है। इधर से माही नदी है, वो यहाँ से गुजरात में चली जाती है, लेकिन यहाँ से लूनी निकल करके इधर जाती है, ठीक है। इधर घग्गर, इधर यहाँ पर आती है, ठीक है। इधर से निकलने वाली जो भी नदियाँ हैं वो चंबल में मिल करके और अपने जल को बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाती है। तो अरावली हमारे लिए जल विभाजक का हिस्सा है राजस्थान में, और पूरे भारत के जल विभाजक का हिस्सा भी है। तो कुल मिलाकर के आज के सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने 30-31 प्रश्न यहाँ से देखे हैं, जो कि आपके लिए बहुत काम की बात है, और EORO में आपके विशेष रूप से ये काम में आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने इतने प्रश्नों की चर्चा की। आपको
हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।